चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का ZTS11 जो कि 3 अप्रैल 2022 को हुआ है उसका पेपर डिस्कशन है। चलिए स्टार्ट करें। सेक्शन ए सेक्शन बी 2 पार्ट में पेपर है। लेट्स स्टार्ट द सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ टू श्रिंक बाय 1% दैट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस वुड बी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है Gm/r² है। अगर रेडियस कम होगी तो g बढ़ जाएगी। क्यों? रेडियस को आप 1% 2% जो भी करें, तो रेडियस अगर आप कम करेंगे तो g बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा थर्ड, इंक्रीज करेगी। ठीक। अगला क्या कह रहा है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, हम लोग जानते हैं, होती भी है। इफ द अर्थ मास इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, द एस्केप वेलोसिटी बिकम्स। ठीक, क्या क्या चेंजेस करने की बात हो रही है? इन्होंने कहा है कि अर्थ मास डबल हो गया, m था बाद में 2m हो गया, और क्या हो गया है? रेडियस बिकम्स हाफ। पहले r थी बाद में r/2 हो गई है। तो एस्केप वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। बाद वाली जो एस्केप वेलोसिटी होगी √2g। मास हो गया डबल 2m, r/2 आ जाएगा। तो ये 2 2 जा 4, 2 बाहर आ जाएगा। √2gm/r। तो ये 2ve के बराबर आएगा, ये होगा। तो जो हमारी एस्केप वेलोसिटी आएगी वो 2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि डबल आएगी। आंसर आएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। ये ए है, ये बी है। इसका जो टाइम पीरियड है TA है, इसका TB है, और जो TA है वो 8 टाइम्स ऑफ B है। ठीक। डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ B। तो इसकी RA ले लो, इसकी डिस्टेंस क्या ले लो? RB ले लो। अब यहाँ से क्या मिलेगा भाई? हमारे पास फॉर्मूला होता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ के होता है। T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ के होता है। तो यहाँ पर आएगा TA/TB का स्क्वायर बराबर, ये क्या मिलेगा? RB/RA का स्क्वायर मिलेगा। RA की पावर 3 मिलेगी। अब यहाँ से क्या करोगे? TA/TB करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर है ना। ये क्या आ जाएगा? RB/RA होगा ना ऊपर, RA/RB। तो RA/RB की पावर 3 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये हो जाएगा इसमें। ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे भाई? है ना, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो। दोनों तरफ क्या ले लोगे बताओ? क्यूब रूट ले लोगे। ठीक है ना। तो या है ना, सीधे सीधे आप यहाँ से क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ। तो ये आएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो RA/RB कितना आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? इफ द अर्थ वर टू रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल। अब देखो G' का फॉर्मूला क्या होता है? G' बराबर होता है G - ω²RE। ओमेगा बढ़ाओगे G' कम होगा। G' कम होने का मतलब क्या हो गया? वेट कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। इक्वेटर पे फर्क पड़ेगा, बाकी जगह फर्क नहीं पड़ेगा। पोल पर क्या होता है? एट पोल ये होता है तुम्हारा G' बराबर G। इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। आंसर इज सेकंड।
अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मून एंड द अर्थ इज d, मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0। दोनों के बीच में किस डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0। ये देखो, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गई, मान लो ये अर्थ है, ये मून है। अब जो क्या कहते हैं, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो d है, ठीक, और मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स। अगर इसका मास m है तो इसका 81 m होगा, और कह रहा है कि कहाँ पर फोर्स 0 आएगा। ये मान लो P पॉइंट है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 किसी भी पार्टिकल पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर फोर्स 0 होता है तो मैंने बताया था ये x होता है और ये d माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पर आएगा देखो 81 m अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये आएगा m अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये m कट गया, रूट ले लो, 9 अपॉन एक्स, 1 अपॉन d माइनस एक्स, 9d माइनस 9x बराबर x, 9d बराबर 10x, x बराबर 9d अपॉन 10। आंसर ये वैल्यू, ठीक, आंसर 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 4 and 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा एस्केप वेलोसिटी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी इस टाइप का किया हम लोगों ने। अंडर रूट ऑफ 2g m अपॉन r होता है। अब किसी और प्लेनेट पर मान लो VE डैश हो गया, और उस प्लेनेट का जो है मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट 4 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 2g, मास हो गया 4 टाइम्स, तो m इंटू 4 हो गया, ठीक, अपॉन रेडियस क्या है 2 टाइम्स है, तो ये 2r हो जाएगा, ये देखो 2 जा कैंसिल हो गया, तो ये देखो ये √2 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये √2 इंटू VE आ जाएगा। इसके वेलोसिटी 11.2 होता है, इसका डबल मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा 15.8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पहली बार का t, दूसरी बार का क्या है t डैश, है ना, इसका स्क्वायर ले लो, या सीधे इधर 3/2 लगा दिया करो, और इसका r हो गया, इसका कितना हो गया 4r हो गया, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई। r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा देखो t अपॉन टी डैश, और इसका निकाल लो स्क्वायर रूट, तो 2 आया, तो ये 1/8 क्यूब कर दो, t डैश बराबर 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक, ये वैल्यू t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 या t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में यही है। देखिए नेक्स्ट, a satellite is orbiting a planet at a constant height in circular orbit. If the mass of the planet is reduced to half, the satellite would, तो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है कांस्टेंट हाइट पर घूम रहा है, और मास ऑफ द प्लेनेट इज रिड्यूस टू हाफ, हमने मास को हाफ कर दिया है, मास को हमने क्या कर दिया है हाफ कर दिया है, तो क्या होगा इसमें, है ना, इसमें क्या होगा, मास पर क्या क्या डिपेंड करता है देख लेते हैं। सैटेलाइट था, देखो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड वो होता है, वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 2g, सॉरी ये जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r होता है, ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लेनेट का जो मास है वो बदल नहीं रहे, हम लोग किसका बदल रहे हैं सैटेलाइट का बदल रहे हैं। किसमें, एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा, किसमें फ़र्क पड़ेगा बताइए, एनर्जी में फ़र्क पड़ने वाला है।
क्योंकि प्लेनेट के मास का जो यूज़ है वो होता है वेलोसिटी में, तो प्लेनेट के मास का यहाँ यूज़ हो रहा है ना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? और एनर्जी में ज़रूर होता है। जैसे सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -12 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी हमारी एनर्जी जो है, इसमें क्या हो जाएगा, मास बदलेगा तो एनर्जी पे फर्क आ जाएगा। एनर्जी पे अगर फर्क आया, मास अगर यहाँ पर बदलोगे तो एनर्जी पे फर्क आएगा। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो यहाँ पर क्या होगा बताइए भाई, एनर्जी जो है पे बात करोगे तो यहाँ से निकलेगा, एनर्जी जो हमारी है वो बदल जाएगी इसकी, ठीक है ना, एनर्जी विल चेंज। तो एनर्जी के हिसाब से ऑप्शन होगा स्किप वाला, ठीक है। अगला 9th, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो अभी वही बात हो रही थी, कौन किस पे चीज़ पे मास पे डिपेंड करता है, तो रेडियस जो होती है ना वो जो है आपका डिपेंड नहीं करेगी, टाइम पीरियड भी नहीं डिपेंड करता है, सीधे सीधे टाइम पीरियड रेडियस पे करता है, तो मास ऑफ द सैटेलाइट पे करेगा। अगला 10th, 2 planets of radii in the ratio 2:3 are made from material of density 3:2. Then the ratio of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity का जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 10th है, डेंसिटी वाला लगा दिया करो, 4/3 पाई जी रो इंटू आर, ये वाला लगा दो, आ जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, 2 प्लेनेट हैं, दोनों के जी का रेशो पूछा जा रहा है, G1 G2 है, और दोनों की डेंसिटी का रेशो 3/2 है, और रेडियस का रेशो 2/3 है, ये कैंसिल 2/3 है ना, तो यहाँ से रख दोगे 2 से 2, 3 से 3, तो 1:1 का आ जाएगा, आएगा। फर्स्ट आंसर हो गया। देखो अगला, इफ द अर्थ बी 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नंबर ऑफ डेज इन द ईयर वुड बी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डिस्टेंस बदल जाती है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगना है। कौन सा? इसमें लगना है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 या t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। इस समय कितने दिन होते हैं? 365, बाद वाला निकाल लो। r जो है इस समय r ले लेते हैं और बाद में r/2 ले लेते हैं, इसकी पावर 3/2, ये कट गया है, तो 365/t, ये करोगे तो पहले क्या किया जाता है, q 8 का करोगे तो 2√2 आ जाएगा, तो t निकल के आएगा 365/2√2, आंसर आ जाएगा, 129 डेज आएगा। ठीक, 12th वाला देख लो, अ स्पेसशिप इज लॉन्च्ड इनटू सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, the additional velocity now imparted to the spaceship in orbit to overcome the gravitational pull। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहां पर कह रहा है कि एडिशनल कितनी वेलोसिटी दे दें, वेरी क्लोज टू अर्थ है, वेरी क्लोज टू क्या है, अर्थ है, तो वेरी क्लोज टू अर्थ में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे वो क्या होगी, वेरी क्लोज टू द अर्थ में वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r होता है, 2gm/r होता है कि नहीं होता है। अब ये कह रहा है कितनी एडिशनल वेलोसिटी दे दें कि ये एस्केप कर जाए, तो √2 टाइम्स कर दो इसका, जितनी वेलोसिटी है उसका इंटू √2 कर देना, एस्केप कर जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? √gm/r है, इसका क्या कर दोगे बताओ, √2 टाइम्स कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो वहां पर वेलोसिटी होगी, जो वहां पर वेलोसिटी होगी उसका √2 टाइम्स कर देना है, आंसर आ गया। ठीक, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, √gm/r, साथ में क्या लगा देना, √2 लगा देना। इफ अ पर्सन विद अ स्प्रिंग बैलेंस एंड बॉडी हैंगिंग फ्रॉम इट गोज अप इन एन एरोप्लेन, देन द रीडिंग ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एज इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। ठीक है, इफ द पर्सन विद अ स्प्रिंग बैलेंस एंड बॉडी हैंगिंग फ्रॉम इट गोज अप एंड अप, देखिए ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, रीडिंग ऑफ द बॉडी एज इंडिकेटेड, पर्सन इज स्प्रिंग बैलेंस, ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने पर जी की वैल्यू कम होती है, और जब जी की वैल्यू कम होगी तो वेट भी बॉडी का कम हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा कि नहीं, बॉडी का वेट ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होगा, क्यों, ऊपर जी की वैल्यू कम हो जाती है।
एट द सरफेस ऑफ सर्टेन प्लेनेट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ. If a brass ball is transported to this planet, then which of the following statement is not correct? देखिए, जब हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे तो मास सेम रहता है. एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाएंगे तो क्या सेम रहता है? बोलो, मास सेम रहता है. इसका मतलब मास नहीं बदलना चाहिए. तो फर्स्ट आंसर हो गया कौन सा? द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लेनेट इज अ क्वार्टर ऑफ द मास. मास नहीं बदलेगा, मास विल रिमेन सेम. अब आइए 15th वाला. अब आइए 15. द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मून. रेडियस इज इतने टाइम्स. द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट ऑन द मून, ये है. तो इसको आप ऐसे भी कर सकते जो इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं तो G/6 वाला जो अपने को जानकारी उससे भी कर सकते हो. क्या? इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लगा दो, √2g m/r होता है. तो अर्थ की सरफेस पर जो है वो 11.2 होता है. मून की सरफेस पे हमें निकालना है. आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर क्या करेंगे? रेशो ही निकालना, सॉरी. तो यहाँ पर हमको रेशो ही निकालना है, VE' है ना. यहाँ पर पहले V' ले लो, यहाँ पर पहले V' ले लो. दोनों का रेशो निकालना. 2g m, m कितना है ना, 81 टाइम्स है ये. तो ये आएगा m/81 आ जाएगा. और रेडियस कितनी है ना, 3.5 टाइम्स है ये. तो ये आएगी r/3.5. आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये हो जाएगा. अब आप दोनों का रेशियो निकाल देना यहाँ से वैल्यू. ये देखो 2g m/r कट गया. तो VE/VE' ये तुम्हारा 81 चला जाएगा ऊपर, 3.5 नीचे. तो 9/√3.5 आएगा कि नहीं आएगा? ये आंसर आपका 4.81 के आसपास आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आइए 16. द एस्केप वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ प्लेनेट ऑफ मास m, रेडियस r इज 58 किलोमीटर पर सेकेंड. If the planet's mass and radius were 4m and r respectively, corresponding escape velocity. सेम फॉर्मूला है, इसको आप इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे, दोनों को रेशो करके. ठीक, आंसर आपका फर्स्ट है. इसके बाद आइए नेक्स्ट. सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ एट सच हाइट दैट इट ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस. तो बेटा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है और इसकी हाइट आपको पता 36,000 किलोमीटर होती है. सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है. आंसर से आपका सेकंड आ जाएगा. अ रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg सर्किल्स द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ एवरेज रेडियस 3r/2 वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑन मास 1 kg ऑन द सरफेस 10, द पुल ऑन द सैटेलाइट विल बी. क्लियर हो रहा है? g की वैल्यू 10 हो गई, यानी कि कह रहा उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा. व्हाट इज द पुल ऑन द सैटेलाइट. सैटेलाइट के ऊपर कितना पुल लगेगा. तो देखो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो. क्या? वहाँ पर G' निकाल लो. G' का फॉर्मूला होता है Gm/r² लगा दो और फोर्स का फॉर्मूला mg' लगा दो. तो ये आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m/r² आ जाएगा. तो F बराबर आ गया. अच्छा, Gm ये होता है gr² होता है. तो ये आएगा gr² स्मॉल m/r². तो F की वैल्यू gr² m/ क्या हो जाएगा? r की जगह कितना दे रखा है? r की जगह दे रखा है 3r/2. तो ये आ जाएगा 9 है ना, 3r/2 है ना, तो 9r²/4. r² कट गया है तो यहाँ से कितना मिल रहा है? 4mg/9 मिल रहा है. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी. ठीक, 200 kg का है, रख दो यहाँ से. तो ये आ जाएगा 4/9 मास 200 G10 हो जाएगा. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए. ये तो ये हमारा 889 न्यूटन आ जाएगा. अब आइए 19 वाला. ये तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन थे यहाँ तक, है ना, इजी भी थे थोड़ा. अब इसके बाद आइए अगले जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले. इसके अलावा अगर कोई ना समझ में तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके सेंटर पे आके पूछ सकते हैं. क्वेश्चन पूछने के लिए आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं हम लोगों से.
कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द फॉलोइंग कॉइल्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फॉर विच कॉइल एन ईएमएफ इज नॉट इंड्यूस्ड। फ्लक्स लिंक्ड थ्रू फॉलोइंग कॉइल्स चेंजेस, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस होना है। कॉइल किसी चीज़ की बनी हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, मटेरियल कोई भी हो। तो आंसर हो गया फोर्थ, नन ऑफ दीज। 20 में देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है 20 में, ठीक है। फ्लक्स दिया है 5 और टी स्क्वायर माइनस 4t + 1 ये दिया हुआ है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, ई पूछ रहा है और t = 0.2 सेकेंड है। तो E का फॉर्मूला होता है -d∅dt है, माइनस d/dt ऑफ ये क्या आ जाएगा 5t² - 4t + 1, ये हो गया माइनस, ये आएगा 5t² का 2t हो गया, माइनस t का 1 आएगा, ये कितना मिलेगा -10t आएगा, -4 आएगा, -10 × कितना आएगा 0.2 आएगा, -4 आएगा, ये आएगा कितना 2 आया, -4 आया, तो ये -2 आ रहा है ना। तो ये आपको 2 लिख दीजिएगा यहाँ से, ठीक। तो 2 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि ये माइनस जो होता है ये सिर्फ दिखाता है कि ये अपोज करता है, इसका कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं होता है। अगला देखिए 21 वाला, देखिए 21 वाला कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल 50 टर्न्स इज 2 सेंटीमीटर, प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मल है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 2 टेस्ला टू 4 टेस्ला इन 3.14 सेकेंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ लगा दो। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं, तो -d∅dt, या इसको लिखा जा सकता है -n और ∆φ/Δt, क्योंकि चेंज बड़ा है तो -n और एरिया बाहर ले लेना और ये आएगा ΔB/Δt, ये रख दो तो ये आएगा 50। और एरिया कितना दिया हुआ है, रेडियस दिए 2 सेंटीमीटर की, तो πr² लगा दो। और ΔB कितना है 2 टेस्ला से 4 टेस्ला है, तो 2 टाइम कितना दिया है 3.14 सेकेंड दिया है। अब ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, पाई से पाई, ये आ जाएगा -100 आएगा। रेडियस कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4 × 10⁻⁻4 आएगा। तो ये कितना निकलेगा बताओ, ये निकलेगा आपका 4 × 10⁻2 निकलेगा। तो आंसर आएगा 0.04 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तरीका होता है इसका। अगला देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल हो गया। कंडक्टिंग 22 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला, प्लेन नॉर्मल है। द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, ठीक है। तो इसका देखो तरीका वही होता है, = -d∅dt, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, = मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लो, ये आएगा dA/dt, ये हो गया -b बाहर है, d/dt ऑफ πr² ले लो, तो E बराबर -b बाहर है, पाई बाहर ले लो, और ये आएगा 2r dr/dt। ये इसका तरीका होता है ना। या और ठीक से लिखना हो तो माइनस क्या आ जाएगा 2πr और b और dr/dt, ये होता है। सब कुछ दिया, वैल्यू रख दीजिएगा। क्या क्या दिया है देखो, इसमें तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड देखो दिया है 0.02 टेस्ला दिया है, और उसके बाद रेडियस जो श्रिंक हो रही है dr/dt ये दिया है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और रेडियस कितने सेंटीमीटर दे रखी है बताओ, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी है, ये वैल्यू। dr/dt हो। अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.4 टेस्ला सेकेंड पर सेकेंड इन स्क्वायर ऑफ साइड इतने केप्ट परपेंडिकुलर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए करना क्या होता है, करंट निकालना है तो E/R होता है, तो ये क्या होता है -N/R
डी फाइव बाई डी टी होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या है देखो, अकेली कॉइल है और दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और साइड है स्क्वायर दिया है, तो आई बराबर है माइनस, इसमें से एरिया बाहर ले लेना तो एरिया होगा ए स्क्वायर, जैसे मान लो ये स्क्वायर बनाया तो ये ए स्क्वायर आएगा, अपॉन आर हो जाएगा और ये डी वी बाई डी टी आ जाएगा। रख दो, आंसर आ जाएगा। कितनी देर लगती है, आई इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, कितनी साइड दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, तो 16 10 टू दी पावर -4, और आर कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, और डी वी बाई डी टी कितना है, डी वी बाई डी टी दे रखा है 0.4 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 0.32 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है, 2 ये आएगा 2, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा। अगला देखिए 24, लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल इज मेड ट्वाइस कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स सेम, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, सेल्फ इंडक्टेंस की बात की है, तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल इज मेड ट्वाइस कीपिंग इट्स नंबर ऑफ टर्न सेम, एरिया को हमने ट्वाइस कर दिया है ना, और परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्फ इंडक्टेंस कर दिया है, तो ये होता है बेटा एन फाई अपॉन आई होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो एन अपॉन आई ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 2, आई अपॉन आर होता है, आई से आई कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन अपॉन 2r हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एन फाई मैग्नेटिक फील्ड, एरिया छूट गया, एरिया बाहर लिख लो, एरिया बाहर लिख लो, ठीक है ना, इनटू एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एरिया यहां पर लगा देना पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा यहां पे, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, फिर से देख लो, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, एन फाई क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया मैंने बाहर लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2, आई अपॉन क्या हो गया आर हो गया, आई देखो कैंसिल, तो म्यू नॉट एन ए अपॉन क्या हो गया 2r हो गया, और अगर यहाँ पर a रख दिया जाए तो ये क्या मिलेगा, है ना, यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए क्या रख दिया जाए, यहाँ पर वो रख दिया जाए तो ये आ जाएगा L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 n, और ये आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट पाई n r अपॉन 2, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, उसके लिए आप यूज़ कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए 26, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी हैज़ अ करंट ऑफ 5.8 एंगस्ट्रॉम, नहीं एम्पियर है सॉरी, और द फ्लक्स इन वेबर थ्रू द कॉइल इज, फ्लक्स पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 वाला, ये कह रहा है क्या, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, इंडक्टेंस 2 हेनरी है और करंट कितना दिया है, करंट दिया है 5.8 एम्पियर, और फ्लक्स पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, समझ में आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, 2 हेनरी का क्या दिया है इंडक्टेंस दिया है और करंट दिया हुआ है, देन द फ्लक्स इन वेबर पूछ रहा है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा बताइए, फ्लक्स का जो फॉर्मूला है सीधे सीधे आप क्या करेंगे बताइए, L बराबर फाई अपॉन, है ना, फाई पूछ रहा है ना, तो L बराबर फाई अपॉन आई लगा दीजिए, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाई बराबर L इंटू आई ले लो, समझ में आया, तो यहाँ पर क्या ले लो सीधे सीधे फाई बराबर L इंटू आई ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, L कितना दिया है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डबल हो जाएगा सीधे 11.6 आ जाएगा। अगला देखिए 27, स्क्वायर ऑफ साइड L
मीटर लाइज इन द XY प्लेन इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 27 में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B0 और 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, वेयर B0 इज कांस्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो स्क्वायर रखा है वो XY प्लेन पर रखा है, ये मान लो ऐसे है, ये X है, ये Y है, ये Z है। ये देखो प्लेन तुम्हारा कहाँ रखा हुआ है, XY में रखा हुआ है, लूप ये रखा है, और इस पे हमको फ्लक्स पूछ रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का Z वाला कंपोनेंट होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, हमें परपेंडिकुलर वाले को लेना पड़ेगा। तो कौन सा कंपोनेंट Z वाला है, Z वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताओ, 4B0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 4B0 आ जाएगा, और 4B0 से इसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया को, ठीक है ना। और स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है वो L दे रखी है, स्क्वायर की साइड की जो है लेंथ L दे रखी है, तो एरिया कितना हो गया, एरिया इसका L स्क्वायर हो गया, याद रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 4B0 L स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका 28 वाला ले लो। 2 coils are made of copper wires of same length. In the first coil the number of turns is 3n and the radius is r. In the second coil number of turns is n and radius 3r. The ratio of self inductance is, ठीक, number of self inductance पूछ रहा है। 2 coils are made up of copper wire of same length, 2 coils of copper are wires of same length में है। तो देखिए 2 कॉपर वायर हैं, ये 2 लूप हमने बनाए हैं, ठीक। 2 coils are made up of copper wire of same length, लेंथ देखो सेम है, लेंथ सेम है, दोनों की जो लेंथ है वो सेम दे रखी है। पहले वाले में द नंबर ऑफ टर्न्स इन इज 3n एंड रेडियस r, इस वाली की रेडियस r है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स 3n, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न्स इज n, इस वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स n है और रेडियस देखो 3 टाइम्स बड़ी दिख रही है। अब ये क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, सेल्फ इंडक्टेंस का जो रेशियो है वो पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का जो रेशियो है वो पूछा जा रहा है, क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। तो पहली बार में नंबर ऑफ टर्न्स कितने 3n, दूसरी बार में नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, याद रहेगा। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के कर दिया करो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के कर दिया करो। वैसे इसको अगर डिटेल में करें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो पूरा डिटेल बता देते हैं। लेंथ दोनों बार में सेम है, याद रहेगा, लेंथ दोनों बार में सेम है, ठीक है ना, लेंथ दोनों बार में सेम है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ उसका रिलेशन हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का निकाल लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला n phi अपॉन i होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, n phi अपॉन i होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फाई ले लेंगे, है ना, यहाँ पर फाई ले लेंगे, फाई में होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या हो जाएगा, बोलो एरिया हो जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ले लेते हो यहाँ पर, तो देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी देखना पड़ेगा, एरिया भी हमें देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है ना। अभी हमने इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दिया था, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन अभी हमने आपको निकाला था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी देखने पड़ेंगे और रेडियस, दोनों चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी। पहली बार के नंबर ऑफ टर्न्स कितने 3n, बाद वाले कितने n, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से रेडियस दे रखा है अपने को, तो रेडियस वाला रिलेशन देख लेना, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हमको यहाँ से देखनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस। डायरेक्टली अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, n स्क्वायर होता है, डायरेक्टली देखेंगे तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और एरिया के इन्वर्सली में आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी ऑफ द
magnetic substance is found to depend on temperature and strength of the magnetizing field. The material is, very good, susceptibility and magnetic substances found to depend on temperature and strength. देखो टेम्परेचर पे डिपेंड किस पे करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरीज लॉ लगता है, और क्यूरीज टेम्परेचर के बियॉन्ड फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, पैरामैग्नेटिक में। ठीक, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटीरियल इज 0.0075, देन इट्स वैल्यू एट -173 इज। तो इसमें बेटा सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, काई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर केल्विन में लेना है, किसमें लेना है, केल्विन। तो पहली बार का टेम्परेचर कितना आएगा, पहली बार का टेम्परेचर आएगा 73 प्लस -273, पहली बार में -273 है, तो 273 माइनस 27 है ना 73, तो ये आया 200 केल्विन। और दूसरी बार में 173 है माइनस में, तो दूसरी बार का टेम्परेचर 273 माइनस 173, तो कितना बचेगा, केवल 100 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, इनवर्स का रेशियो लगा करके वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए, द एरिया ऑफ BH लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एज कंपेयर टू दैट फॉर द स्टील इज। तो सॉफ्ट आयरन का जो एरिया होता है लूप का वो छोटा बनता है, ये फिक्स है, स्टील का थोड़ा बड़ा बनता है। स्टील जो होता है उसका जो है एरिया बड़ा बनेगा, उसका जो है इसलिए यूज़ हम लोग कोर में नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर इज। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी देखो फैक्ट है आपका डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ससेप्टिबिलिटी जो है सुपर कंडक्टर्स की क्या होगी, तो ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनकी ससेप्टिबिलिटी आपकी किस में होगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस में हो गई। एट अ सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स, BH इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल ऑफ डिप पूछा जा रहा है, तो tan डेल्टा बराबर है BV/BH। लगा दो भाई लोग, tan डेल्टा मिलेगा 1/√3, तो डेल्टा मिलेगा 30 डिग्री या π/6। आंसर, थर्ड आंसर है। देखो 34 वाला, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू मैग्नेट्स इन द सेम फील्ड आर इन द रेशियो 2:1 इफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। बहुत बढ़िया। तो ये देखो 34 टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/I/MBH। ठीक, तो यहां से देखो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m आ जाएगा। टाइम पीरियड का रेशियो कितना दिया है 2:1, तो ये आएगा √M2/M1, रेशियो 4:1 M2/M1, तो आंसर कितना आएगा 1:4। पलट देना इसको, सेकेंड आंसर है। 35, इफ μ0 इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड μr इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अनदर मीडियम, देन परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज। तो ये डायरेक्टली बच्चा फॉर्मूला है, देखो है μ/μ0 जो होता है वो μr होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो μr × μ0 होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल फैक्ट टाइप के 4-5 क्वेश्चन लाइन से फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, याद रखने पड़ेंगे, इनमें आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना। अब आइए 36 वाला देखिए, सेक्शन बी में आ गए हम लोग। सेक्शन बी में देखिए लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है एक, है ना। इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, देखो है ना, इस तरीके से एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है ऐसे, और यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये है एक मास हम लोगों ने इधर सस्पेंड किया हुआ है, एक मास हम लोगों ने इधर सस्पेंड किया, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, तो इधर से भी 10 न्यूटन से खींचेगा, इधर से भी 10 न्यूटन से खींचेगा, तो वेट 10 न्यूटन आ जाएगा 10 न्यूटन की नहीं आ जाएगा। ठीक, अगला ये 37 पर है 37,
37 में क्या कह रहा है, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 and 6 kg आर अटैच्ड। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। एक तरफ 6 kg का है, एक तरफ 4 kg का है, ये आपने यहां से अटैच किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि T1 क्या होगा, यहां पर T1 पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए ये हमारा जो है 60 न्यूटन आएगा या 6G आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर T आ जाएगा, इसमें ऊपर T होगा, नीचे आएगा 4G और नीचे T1 आएगा। तो T बराबर आ जाएगा 4G प्लस T1, तो ये आएगा 6G बराबर 4G प्लस T1, तो T1 बराबर 2G यानी कि 19.6 आ गया। आंसर फर्स्ट है, देखो ठीक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, ये इस तरीके से आपने लगाया हुआ है। इसमें ये जो फोर्स लग रहा है देखो दिया हुआ है 98 न्यूटन का है, ठीक, और ये 10 kg का वेट दिया है। इसको भी देखो 10G कर लो बच्चा, तो 10 × 9.8 यानी कि 98 न्यूटन ये भी हो गया। अच्छा ये दोनों लंबाई बराबर है, 1.4 इधर भी है 1.4 इधर भी है, दिस इज एंगल थीटा। अब कोई बिना सॉल्व किए भी बता सकता है, इधर भी 98 न्यूटन इधर भी 98 न्यूटन, फोर्स बराबर, दोनों तरफ लेंथ बराबर, तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा, 90 का आधा। करो या ना करो, आइडिया सीधे लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी। आप अगर कंपोनेंट ब्रेक करके करना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप साफ साफ देख सकते हैं लेंथ बराबर है, दोनों तरफ के फोर्स बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45, क्योंकि भाई एक एंगल तो 90 का है ना, ये एंगल 90 का है। अब ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि लंबाई बराबर दे रखी है, फोर्स बराबर दे रखे हैं, तो दोनों बराबर है, तो 90 का आधा 45 होता है, ठीक। 39 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक मास यहाँ पर M1 है, बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है, एक मास M2 है, और यहाँ से हम लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है, F लगाया हुआ है। इन्होंने कहा है कि M1 का जो एक्सेलरेशन है A1 है, तो बताइए दूसरे वाले का क्या होगा। बहुत इजी है, ये देखिए इसमें kx लगेगा पलट करके, और इसमें वही kx आगे की तरफ लगेगा। तो ये देखो F माइनस kx बराबर M1A1, और इसमें होगा kx बराबर M2A2, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला अपने को बताओ। यहाँ से अपने को मिल गया, ये मिल गया देखो F बराबर M1A1 प्लस M2A2, इसको उठाकर बाईं तरफ ले आओ, F माइनस M1A1 बराबर M2A2, तो ये आ जाएगा A2 बराबर है F माइनस M1A1 अपॉन M2 आ जाएगा। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। 40 वाला देखिए, in the figure a block of 60 Newton is placed on a rough surface, coefficient of friction between the block and the surface is 0.5, what should be the weight W so that the block does not slip on the surface। एक रफ सरफेस में ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें ये देखो यहां पर ये ब्लॉक रखा है 60 न्यूटन का, और यहां पर 0.5 है ये। अब इसके ऊपर एक वेट हमने और रख दिया W, ठीक, और ये हमारा स्लाइड ना करे, ठीक। इसका डायग्राम इसमें मिसिंग है,
तो ये डायग्राम अभी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें बना करके, अदरवाइज इसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 वाले में अभी डायग्राम को कंसीडर करेंगे। 41 वाला जो है क्वेश्चन नंबर 41, two particles of equal mass move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. If the mass of each particle is m, the speed of each particle is, very good. देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया है कि दो पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल जो हैं, ये दो पार्टिकल हैं और दोनों के मास m है और दोनों r रेडियस के सर्किल में घूम रहे हैं, ये देखो। और कैसे घूम रहे हैं बोलो? म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं, ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से घूम रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पहले तो फोर्स निकाल लो, ये आ जाएगा कितना, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर, और इसको बराबर कर देंगे एम वी स्क्वायर बाई आर के, तो जी एम स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर, m कट गया r कट गया, v बराबर अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन 4r हो गया, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन 4r हो गया इसमें। ठीक, अगला देखिए 42, if g is acceleration due to gravity on the surface of earth, the gain in potential energy of object of mass m raised to the surface of earth to a height equal to the radius of earth। तो बच्चा आप सबको फॉर्मूला पता है, mgh re अपॉन re प्लस h होता है, लगा दो यहाँ से। तो ये क्या दे रखा है ना, हाइट दे रखी है रेडियस के बराबर, हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, एम जी आर आ जाएगा, आर अपॉन 2r आ जाएगा कि नहीं? ये देखो r से r कट गया, तो एम जी आर बाई क्या होगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। एक डायग्राम देखो दिया है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, बीच में से करंट पास हो रहा है। सिचुएशन, करंट इन द इंक्रीज्ड, करंट इज इंक्रीज्ड, इसका जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए पहले तो फील्ड की डायरेक्शन देखिए, इधर से अंदर, यहां क्रॉस, यहां डॉट, अगर इनसाइड है और इंक्रीज हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसमें क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ए वाले में क्लॉकवाइज होगा और बी वाले में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अंदर जाने पर फील्ड अगर बढ़े तो वो अपोज करता है, तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगला देखिए 44, इसमें भी एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम क्या है देखो, एक लूप ऐसे रखा हुआ है, ये यहाँ पर एक देखो सेल लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब इंक्रीज क्या है, हो रहा है, इंक्रीज होगा तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऐसे अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगा भाई, ये हमारा ए है, ये बी है, ऐसे करके है। करंट हमारा कैसा होगा बोलो, ये है। तो अब ये देखो यहाँ पे करंट जिसमें इंडक्शन होता है वो सेल बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और सेल में करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है। तो इसका मतलब है कि जो ए वाली प्लेट है वो तुम्हारी निगेटिव वाली होगी और बी वाली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। सेल के बाहर जब आप जाओगे, जब आप सेल के बाहर जाओगे तो क्या होगा, सेल के बाहर जाने पर क्या होगा, सेल के बाहर जाने पर है ना पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये है। अगला देखिए 45, क्वेश्चन नंबर है 45। इन द सर्किट शोन बिलो, बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट इफ की इज ओपन। देखिए इंडक्टर लगा हुआ है साथ में, इंडक्टर लगा है उसके साथ में बल्ब लगा है, ठीक। अब आप खुद जानते हैं कि इंडक्टर में करंट जब मैक्सिमम होगा एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब
हो क्या रहा है कि जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया, जैसे ही हमने की को ओपन कर दिया, अब इस समय इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, बोलो, बढ़ेगी अचानक, और फिर धीरे 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 कम होती चली जाएगी। कम होती चली जाएगी कि नहीं होती जाएगी, धीरे धीरे डिम होगा। इंडक्टर लगा होने से क्या होता है, सडनली जो है, इंडक्टर लगा होने से सडनली कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इंक्रीज भी धीरे धीरे होगा और कम भी धीरे धीरे होता है। और जिस समय स्विच लगाया जाए या जिस समय स्विच हटाया जाए, उस समय सारी चीज़ें सडनली होती हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम दिया है, ठीक है ना, एक स्टेप अप वाला डायग्राम है और एक कौन सा वाला है, स्टेप डाउन वाला है। Two air core solenoid P and Q, they are placed near each other. When IP, the current in P changes at the rate of 5 ampere per second, EMF 2 millivolt is induced in Q. The current in P when the switch is off and current changing at 2 ampere per second is fed through Q as shown in the diagram. What EMF will be induced in P? ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि दो कॉइल हैं ए एंड बी, दो फिगर हैं। अब इसमें देखिए पहले वाले डायग्राम में क्या है कि एक ये आपका सोलेनॉइड है ना, और एक दूसरे के पास में हमने रखा हुआ है इनको, ऐसे ये रखा है, और यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है ऐसे। ठीक, दे आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। व्हेन आई पी the current in P changes at the rate of 5 एम्पियर पर सेकेंड। इसमें जो di बाई डी टी दिया है वो 5 एम्पियर पर सेकेंड दे रखा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एन EMF ऑफ 2 मिली वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन Q। इसमें कितना इंड्यूस हुआ है, 2 मिली वोल्ट हो गया। चलो भाई बात मान ली। द करेंट इन द P इज देन स्विच्ड ऑफ। P वाला करंट हमने बंद कर दिया, ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, एंड करंट चेंजिंग एट 2 एम्पियर पर सेकेंड इज फेड टू Q। अब अगर इधर से आप आएंगे, आप इधर से आ जाएंगे, ये देखो ये आपका P वाला हो गया और ये आपका Q वाला हो गया, है ना, ये Q वाला हो गया। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसमें कितना चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं 2 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या कह रहा है, द व्हेन व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन P। इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स देख लेते हैं। ठीक, इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो बने हुए हैं प्राइमरी वाले में, पहले P वाले में, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4, और इधर से जब आप जाओगे तो 5 बने हुए हैं। ठीक, 5, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने बने हुए हैं, 5 बने हुए हैं इधर से। तो देखो भाई E का जो फॉर्मूला होता है -n d∅dt होता है, -n d∅dt होता है। यही तो होता है कि नहीं होता, -n d∅dt होता है। या ये वाला भी लगा सकते हो, क्या, E सेकेंडरी जो होता है ये होता है कितना, E = -L और dIP/dt के बराबर होता है, ये भी आप लगा सकते हो। और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² के होता है, ये लगा दो। पहली बार में देखो क्या है, पहली बार में EMF इंड्यूस हुआ है 2, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² के है ना। तो पहली बार में, ठीक है, पहली बार में n² है ना, तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस जो आपकी है m है ना, सॉरी इसमें जो है m आएगा ये, तो NSNP करके इसमें से लगा सकते हो इसको, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा दोनों का, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, इन दोनों का यूज करके आप कर सकते हो। अब जो आपको पसंद आए, अब जैसे मान लो ये वाला फॉर्मूला है बेसिक फेराडे वाला, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो E आएगा -n और d∅/dt हो गया। तो d∅/dt में एरिया ले लो बाहर, नहीं समझ में आ रहा भाई, फ्लक्स है ना, तो इसमें क्या ले लोगे, एरिया ले लोगे बाहर, एरिया बाहर ले करके, और फिर इसमें क्या करोगे dV/dt। और ये करंट में चेंज करेगा कि नहीं करेगा,
इट विल चेंज इन द करंट। तो करंट में चेंज होने की वजह से हो जाएगा ये आपका सीधे। m से लेना चाहो तो m से ले सकते हो, जो आपका मन हो। अच्छा दूसरी बात, m जो होता है बेटा ये अंडर रूट ऑफ किसके बराबर होता है, LP/LS के बराबर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के रूट के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस जो हमारा है वो यहाँ से आप ले सकते हो इसका, ठीक है ना, कि भाई किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, ये अगला देखिए 47, आंसर इसका फर्स्ट है। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा रेशो दोनों का निकाल के। अब आइए 47, द करेक्ट कर्व बिटवीन x एंड t फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल इज। पैरामैग्नेटिक मटीरियल के लिए करेक्ट कर्व कौन सा होगा, व्हाट इज द करेक्ट कर्व फॉर द मटीरियल इज। कर्व कौन सा बनेगा सही, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है, तो सेकंड वाला ग्राफ बनेगा, देखो इसमें, ठीक, सेकंड वाला ग्राफ होगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस इज इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज 60, देन द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एट दैट प्लेस इज, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एट एनी प्लेस इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिया गया है 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और एंगल ऑफ डिप कितना दिया है 60 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, एंगल ऑफ डिप दिया है, लगा दो बच्चा फॉर्मूला एंगल ऑफ डिप का, tan डेल्टा BV/BH। तो BV इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा BH, tan डेल्टा आ जाएगा, ये क्या मिलेगा बताओ, ये आ जाएगा BH 0.36 10⁻⁻⁴, tan डेल्टा tan 60 √3/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.18 √3 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू। ठीक, इफ द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है और क्या पूछ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, tan डेल्टा BV/BH होता है, सॉल्व कर लीजिए, BH tan डेल्टा हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, इसको करना चाहिए जैसे। अगला देखिए, रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद डायमेंशन इतने इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतने, a result of which a magnetic moment of इतने is produced in the rod, the value of magnetic induction will be। ठीक, क्वेश्चन डिस्प्ले में है, पूरा पढ़ लिया करो, पहले लगाने के पहले पूरा देख लिया करो क्या क्या दिया है। देखो ये दिया हुआ है कि रॉड है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसकी साइज क्या दे रखी है 10/0.5/0.2 सेंटीमीटर में है सब कुछ, है ना, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी कि H ये दे रखा है 0.5 10⁴ एम्पियर पर मीटर, और क्या दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये B पूछ रहा है कितना होगा। अब हमको H दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बताओ, M दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक, अब इसमें करोगे क्या बच्चा, B का फॉर्मूला μ0 H + I, और B बराबर μ0 H + I की जगह क्या करोगे M/V, वॉल्यूम लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो B बराबर μ0 H कितना दिया है 0.5 10⁴ प्लस M कितना दिया है 5/, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होता है ये, इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा, तो ये 10 × 0.5 तो 5 आएगा, 5 × 0.2 करोगे तो 1 आएगा, तो 10⁻⁻2 2 4 2 6 -6 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 10⁻⁻6 आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको ऊपर लेकर के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक,
ये हो जाए। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, स्पोक वाला क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा है ना, ये रॉड के रोटेशन वाला फॉर्मूला लगना है इसमें, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे क्या कर दोगे, ईएमएफ कितना दिया है 3.14, हाफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ओमेगा होता है देखो 2 पाई एन होता है, और एल स्क्वायर लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर आ गया। पाई से देखो कैंसिल कर देंगे, इसको कर देंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से n बराबर क्या मिलेगा 1/5 × 10⁻⁵, तो 10⁻5 है ना मिली वोल्ट है बेटा, ये 10⁻³ लगा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻³ और 10⁵/5, तो ये आएगा 100/5, तो 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आंसर 4th। ठीक, ये एक बार फिर देख लीजिएगा, बीच में 1-2 क्वेश्चंस में मैंने वैल्यूज रख करके सॉल्व करने के लिए कहा है, आप करें ना बने उसको पूछ लें, आप पूछने का मैंने तरीका बताया, जो क्लास में आते हैं क्लास में पूछ लें, ऑनलाइन वाले आप अपना डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं ऑनलाइन बात करके। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।